हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के सेक्शन 6F तक कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन 7 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 7 डील करता है पावर टू मेक रूल्स कन्फरिंग पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन एंड रिमूवल। तो सेक्शन 7 कह रहा है निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध और हटाने की शक्तियां प्रदत्त करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी ऑफिसर को इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन और रिमूवल के रिगार्डिंग शक्तियां दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन अथॉरिटी क्या हो गई आपकी सेक्शन 7 में? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, The central government may make rules consistent with this act authorizing any officer either by name or in virtue of his office. केंद्रीय सरकार इस अधिनियम से संगत नियम किसी अधिकारी को या तो नाम से उसके पद के आधार से यह प्राधिकृत करने के लिए बना सकेगी कि वह। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इस एक्ट से संगत रूल, इस एक्ट के कंसिस्टेंट रूल बनाएगी। ठीक है, और किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेगी उसके नाम पर या उसके ऑफिस में वो जो पोस्ट होल्ड करता है उसके नाम पर कि उसके पास कौन सी पावर्स होंगी to enter, inspect and examine any place, aircraft, carriage or vessel in which an explosive is being manufactured, possessed, used, sold, transported, imported or exported under a license granted under this act, or in which he has reason to believe that an explosive has been or is being manufactured, possessed, used, sold, transported, imported or exported in contravention of this act or of the rules made under this act. किसी ऐसे स्थान, वायुयान, गाड़ी या जलयान में जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के अधीन किसी विस्फोटक का विनिर्माण, उस पर कब्जा, उसका प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात किया जा रहा है, या जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, उस पर कब्जा, उसका प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात किया गया है या किया जा रहा है, प्रवेश करे, निरीक्षण करे और परीक्षा करे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या पावर दी है ऑफिसर को कि वो एंटर कर सकता है, ठीक है, यानी प्रवेश कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है, यानी परीक्षा ले सकता है किसी प्लेस पर जाके, किसी एयरक्राफ्ट, कैरेज या वेजल में। ठीक है, जहाँ उसको लाइसेंस दिया गया है उस एक्सप्लोसिव के मैन्युफैक्चर, परचेज्ड, यूज्ड, सोल्ड, ट्रांसपोर्टेड, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड के लिए। ठीक है, या फिर एक तो इस केस में एंटर, इंस्पेक्ट और एग्जामिन कर सकता है, और दूसरा केस ये है कि जहाँ उसको विश्वास करने का कारण है कि जो एक्सप्लोसिव बनाया गया है, ठीक है, कब्जे में रखा गया है, यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसको बेचा जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यानी आयात या निर्यात किया जा रहा है इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, ठीक है, इस एक्ट का उल्लंघन करते हुए, तो वो इसके रिगार्डिंग कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकेगी। क्लॉज बी, टू सर्च फॉर एक्सप्लोजिव्स देयर इन, वहाँ विस्फोटकों के लिए तलाशी ले। ठीक है, और क्या रूल बना सकेगी कि वो वहाँ पर जाकर उन एक्सप्लोजिव्स की तलाशी ले सकता है। और क्लॉज सी में क्या पावर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? टू टेक सैंपल ऑफ एनी एक्सप्लोजिव फाउंड देयर इन ऑन पेमेंट ऑफ द वैल्यू देयर ऑफ, वहाँ पाए गए किसी विस्फोटक के उसका मूल्य संदाय करके नमूने ले। ठीक है, और जहाँ उसको एक्सप्लोजिव फाउंड होता है, ठीक है, तो उसका सैंपल ले, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है उसको पे करे और उसका सैंपल लेकर आए। ये शक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है किसी ऑफिसर को। और क्लॉज डी में टू सीज, डिटेन एंड रिमूव एनी एक्सप्लोजिव और इंग्रेडिएंट देयर ऑफ फाउंड देयर इन एंड इफ नेसेसरी ऑल्सो डिस्ट्रॉय सच एक्सप्लोजिव और इंग्रेडिएंट, उसमें से किसी विस्फोटक या उसके संघटक को अभिग्रहित करे, निरुद्ध करे और हटाए, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे विस्फोट या उसके संघटक को भी नष्ट करे। ठीक है, और क्लॉज डी में क्या पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिसर को कि वो, उसके पास ये पावर है ऑफिसर के पास कि वो किसी एक्सप्लोजिव को या उसके इंग्रेडिएंट को सीज कर सकती है, डिटेन कर सकती है और रिमूव कर सकती है। ठीक है, और अगर उसको ज़रूरी लगे तो उस एक्सप्लोजिव या इंग्रेडिएंट को वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, नष्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाने की कि वो किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकती है, उनको पावर दे सकती है कि वो किसी भी जगह पर जाकर जहाँ पर
एक्सप्लोजिव का मैन्युफैक्चर किया जाता है, पजेस किया जाता है, यूज, सोल्ड, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्टेड या एक्सपोर्ट कुछ भी किया जाता है, तो वो ऐसी जगह पर जाकर उसको एंटर, इंस्पेक्ट या एग्जामिन कर सकती है। और जहां उसको विश्वास करने का ये कारण है कि इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में अगर किसी एक्सप्लोजिव का निर्माण किया जा रहा है, उसको कब्जे में रखा जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, बेचा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो भी वो जाकर उस जगह पर एंटर, इंस्पेक्ट और एग्जामिन कर सकती है। क्लॉज बी में वो ऐसे एक्सप्लोजिव की तलाशी ले सकती है, ठीक है, और वो वहाँ पर जाके उस एक्सप्लोजिव का सैंपल लेकर आ सकती है, या फिर किसी एक्सप्लोजिव या उसके इंग्रेडिएंट को सीज, डिटेन और रिमूव कर सकती है, और अगर ज़रूरी लगे तो उस एक्सप्लोजिव या इंग्रेडिएंट को नष्ट भी कर सकती है। ये सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 कह रहा है। सबसेक्शन 2 देखिए, द प्रोविजन ऑफ CRPC रिलेटिंग टू सर्चेज अंडर दैट कोड शैल सो फार एज द सेम आर एप्लीकेबल अप्लाई टू सर्चेज बाय ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय रूल अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के वे उपबंध जो उस संहिता के अधीन तलाशियों से संबंध है, इस धारा के अधीन नियमों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा तलाशियों को लागू होंगे जहां तक वे लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि जहां CRPC में सर्च से रिलेटेड, तलाशी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो इस सेक्शन के अंतर्गत उन ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को भी लागू होंगे, ठीक है। उसी मैनर में सेम वो लोग तलाशी ले सकते हैं जैसा कि CRPC में प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 8। इट डील्स विथ नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं की सूचना। Subsection 1, whenever there occurs in or about or in connection with any place in which an explosive is manufactured, possessed or used, or any aircraft, carriage or vessel, either conveying an explosive or on or from which an explosive is being loaded or unloaded, any accident by explosion or by fire attended with loss of human life or serious injury to person or property or of a description usually attended with such loss or injury, the occupier of the place or the master of the aircraft or vessel or the person in charge of the carriage, as the case may be, shall within such time and in such manner as may be by rule prescribed give notice thereof and of the attendant loss of human life or injury, if any, to the chief controller of explosive and to the officer in charge of the nearest police station. तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? जिस किसी स्थान में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, उस पर कब्जा या उसका प्रयोग किया जाता है, जो कोई वायुयान, गाड़ी या जलयान या तो किसी विस्फोटक को ले जा रहा है या जिस पर या जिससे कोई विस्फोटक लादा या उतारा जा रहा है, जब कभी वहाँ पर या उसके पास या उसके संबंध में विस्फोटक द्वारा या अग्नि द्वारा ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें मानव जीवन की हानि या व्यक्ति या संपत्ति को गंभीर क्षति होती है, या जो इस प्रकार की है जिससे हानि या क्षति प्रायः होती है, तब यथास्थिति उस स्थान का अधिभोगी या उस वायुयान या जलयान का मास्टर या उस गाड़ी का भार साधक व्यक्ति इतने समय के अंदर और ऐसी रीति में जो नियम द्वारा विहित हो, उसकी और उससे हुई मानव जीवन की हानि या व्यक्तिगत क्षति की यदि कोई हो, सूचना मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को और निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को देगा, ठीक है। तो सेक्शन 8 में एक्सीडेंट की सूचना किसको देनी है वो डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी स्थान में, ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लोजिव बनाया जाता है, पजेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसी एयरक्राफ्ट, कैरेज और वेजल, ठीक है, या उसको एक्सप्लोजिव को ले जाया जा रहा है कहीं पर, ठीक है, और तब कोई एक्सीडेंट होता है किसी एक्सप्लोजन के द्वारा या फायर के द्वारा, ठीक है, किसी विस्फोटक के द्वारा या अग्नि के द्वारा, और उस दुर्घटना से किसी ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, ठीक है, या कोई सीरियस इंजरी होती है किसी व्यक्ति को या उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, तो उस प्लेस का जो ऑक्यूपायर है या जो एयरक्राफ्ट या वेसल का मास्टर है, ठीक है, या फिर वो कैरेज का जो पर्सन इन चार्ज है, ठीक है, जिसके चार्ज में वो कैरेज है, तो जैसा टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है उस टाइम के अंतर्गत ऐसे ह्यूमन लाइफ के लॉस की और पर्सनल इंजरी की जानकारी जो है किसको दी जाएगी? चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को, ठीक है। हिंदी वाले देख लीजिए, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को दी जाएगी और निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को देगा।
सेक्शन 8 में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? यहाँ पर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात हुई है, ठीक है, मानव जीवन की हानि की, और सीरियस इंजरी की बात हो रही है व्यक्ति या प्रॉपर्टी के, ठीक है। और जिम्मेदारी किसकी है सूचना पहुंचाना दुर्घटना की? उस प्लेस का ऑक्यूपायर या फिर एयरक्राफ्ट और वेसल का जो मास्टर है या फिर कैरेज का जो पर्सन इंचार्ज है, इन लोगों की क्या है ड्यूटी हो जाती है कि वो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स को और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को उस टाइम में जो कि टाइम प्रिस्क्राइब किया है उसके अंतर्गत ऐसी दुर्घटना की जानकारी दें, ठीक है। चलिए आ जाइए सेक्शन 9 पे। डील करता है इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं की जांच, ठीक है। अभी तो हमने सेक्शन 8 में क्या पढ़ा? दुर्घटनाओं की सूचना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स। Subsection 1, where any accident such as is referred to in section 8 occurs in or about or in connection with any place, aircraft, carriage or vessel under the control of any of armed forces of the Union, an inquiry into the causes of the accident shall be held by the naval, military or air force authority concerned, and where any such accident occurs in any other circumstances, the district magistrate shall in cases attended by loss of human life or may in any other case hold or direct a magistrate subordinate to him to hold such an inquiry। जहाँ कोई ऐसी दुर्घटना जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है किसी ऐसे स्थान, वायुयान, गाड़ी या जलयान पर या उसके पास या उसके संबंध में होती है जो संघ के किसी सशस्त्र बल के नियंत्रणाधीन है, वहाँ उस दुर्घटना के कारणों की जांच संबंधित नौसैनिक, सैनिक या वायु सैनिक अधिकारी द्वारा की जाएगी। और जहाँ कोई ऐसी दुर्घटना किन्हीं अन्य परिस्थितियों में होती है वहाँ ऐसी जांच मानव जीवन की हानि वाले मामलों में मजिस्ट्रेट करेगा अथवा अन्य मामलों में कर सकेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। अब इंक्वायरी कौन करेगा? ये जो दुर्घटनाएं होंगी एक्सप्लोजिव के द्वारा, ठीक है। तो जहाँ कोई एक्सीडेंट सेक्शन 8 में जैसा रेफर किया गया है वैसी अगर कोई दुर्घटना होती है, ठीक है, किसी जगह पर, किसी एयरक्राफ्ट पर, कैरेज या वेसल पे, जो कि यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है, संघ के किसी सशस्त्र बल के कंट्रोल में है, तो उस केस में जो एक्सीडेंट की इंक्वायरी होगी वो नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्स अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। देखो, अगर कोई एयरक्राफ्ट में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो कौन करेगा? एयरफोर्स। यदि कोई दुर्घटना जो है कैरेज में या गाड़ी में हुई, ठीक है, तो उसकी जांच कौन करेगी? एक्सीडेंट की मिलिट्री करेगी। और जहाँ कोई दुर्घटना जो कि है वेसल में हो गई, ठीक है, यानी जलयान में हुई, तो उससे संबंधित इंक्वायरी कौन करेगी? उस दुर्घटना से संबंधित इंक्वायरी कौन करेगी? नेवल फोर्स करेगी, ठीक है, नेवल अथॉरिटी करेगी। और जहाँ कोई एक्सीडेंट किसी अदर सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसके अलावा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर इंक्वायरी कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लॉस के लिए या इंजरी के लिए। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो निर्देश दे सकता है ऐसे मजिस्ट्रेट को जो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है, जो उसके अधीनस्थ है, ऐसे मजिस्ट्रेट को भी वो डायरेक्शन दे सकता है कि वो ऐसी इंक्वायरी करे। क्लियर है? तो सेक्शन 9 में हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि जब भी कोई दुर्घटना किसी प्लेस, एयरक्राफ्ट, कैरेज और वेसल पे होती है जो कि यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है, ठीक है, तो जो इंक्वायरी है वो नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्स अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी। और किसी अदर केस में अगर वो दुर्घटना होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद कर सकता है इंक्वायरी, या फिर उसके सबऑर्डिनेट जो मजिस्ट्रेट है वो भी कर सकते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको निर्देश दे, ठीक है। अब आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। एनी पर्सन होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन shall have all the powers of magistrate in holding an inquiry into an offence under the CRPC and may exercise such of the powers conferred on any officer by rules under section 7 as he may think it necessary or expedient to exercise for the purpose of the inquiry। इस धारा के अधीन जांच करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो सब शक्तियां होंगी जो CRPC के अधीन किसी अपराध की जांच करने में किसी मजिस्ट्रेट को होती है, और धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिन्हें
प्रयोग करना वह जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत इंक्वायरी होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसके पास वो सभी पावर्स होंगी जो मजिस्ट्रेट के पास होती हैं किसी ऑफेंस को इंक्वायरी करने में अंडर सीआरपीसी, ठीक है। जो सीआरपीसी में पावर्स दी गई हैं मजिस्ट्रेट को, ठीक है, तो वही पावर्स होंगी उस व्यक्ति को जो इस सेक्शन के अंतर्गत इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कर रहा है कि सेक्शन 7 में, ठीक है, सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर देगी किसी ऑफिसर को इंस्पेक्शन करने की, एग्जामिन करने की, एंटर करने की, सर्च करने की, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति ऐसी इंक्वायरी करने के पर्पस के लिए ज़रूरी समझता है कि सेक्शन 7 में जो उसको पावर्स दी गई हैं, मतलब प्रवेश करने की कहीं पर या जांच करने की, तो वो ऐसी पावर्स का यूज़ भी इस सेक्शन के अंतर्गत कर सकता है, ठीक है। सब सेक्शन 3 देखिए, द पर्सन होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिंग द कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट एंड इट्स सर्कमस्टेंसेस। इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटनाओं के कारणों और उनकी परिस्थितियों का कथन करते हुए केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पर उस पर्सन की एक ड्यूटी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दे कि क्या रीजंस रहे हैं एक्सीडेंट होने के और क्या सर्कमस्टेंसेस रही हैं, ठीक है। सब सेक्शन 3 में बस इतना ही कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा वो व्यक्ति। सब सेक्शन 4 देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर एट इंक्वायरीज अंडर दिस सेक्शन टू इनेबल द Chief Controller of Explosive to be present or represented at any such inquiry, to permit the Chief Controller of Explosives or his representative to examine any witnesses at the inquiry, to provide that where the Chief Controller of Explosive is not present or represented at any such inquiry, a report of the proceeding thereof shall be sent to him. और clause E कह रहा है to prescribe the manner in which and time within which notices referred to in section 8 shall be given. सबसेक्शन 4, केंद्र सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी, ठीक है। किन चीज़ों के लिए बना सकेगी ये हमें दी गई हैं। इस धारा के अधीन जांचों की प्रक्रिया का विनियमन, ठीक है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात के लिए समर्थ करना कि ऐसी जांच में वह उपस्थित हो या अपना प्रतिनिधित्व कराए। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात की अनुज्ञा देना कि जांच में वह या उसका प्रतिनिधि किसी साक्षी की परीक्षा करे। यह उपबंधित करना कि जहां ऐसी किसी जांच में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक उपस्थित नहीं है या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कराया गया है, उसकी कार्यवाहियों की एक रिपोर्ट उसे भेजी जाएगी। वह रीति जिसमें और वह समय जिसके अंतर्गत धारा 8 में निर्दिष्ट सूचनाएं दी जाएंगी विहित करना, ठीक है। तो सबसेक्शन 4 में हमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये जो 5 क्लॉसेस दिए गए हैं उनके लिए भी रूल्स बना सकती है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकती है। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को इनेबल करना कि वो इस इंक्वायरी में प्रेजेंट हो या अपना प्रतिनिधित्व कराए। क्लॉज सी, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसको परमिट करना किसी विटनेस को एग्जामिन करे इंक्वायरी में। क्लॉज डी कह रहा है कि अगर चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो उपस्थित नहीं है इंक्वायरी के दौरान, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये उपबंधित करेगी कि वो जो प्रोसीडिंग हुई है, प्रक्रिया हुई है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को भेजी जाए। और क्लॉज ई कह रहा है कि सेक्शन 8 में जो नोटिस दिए जाएंगे एक्सीडेंट के, ठीक है, तो किस मैनर में दिए जाएंगे और किस टाइम पीरियड के अंदर दिए जाएंगे वो प्रिस्क्राइब करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेक्शन 9 क्लियर हो गया होगा। आ जाइए सेक्शन 9A पे, डील करता है इंक्वायरी इनटू मोर सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है, अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जांच। यहाँ पर सेक्शन 9A में मोर सीरियस एक्सीडेंट की बात हुई है और सेक्शन 9 में एक्सीडेंट की बात हुई है, ठीक है। सब सेक्शन 1, the central government may, where it is of opinion whether or not it has received the report of an inquiry under section 9 that an inquiry or more formal character should be held into the causes of an accident such as is referred to in section 8, appoint the chief controller of explosives or any other competent person to hold such inquiry, and may also appoint one or more persons possessing legal or special knowledge to act
एज असेसर्स इन सच इंक्वायरी। जहां केंद्र सरकार की चाहे उसे धारा 9 के अधीन जांच की रिपोर्ट मिली हो या ना मिली हो, यह राय है कि किसी ऐसी दुर्घटना के, जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है, कारणों की जांच के लिए अधिक औपचारिक प्रकार की जांच की जानी चाहिए थी, वह मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ठीक है, कौन, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति ऐसी जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और विधिक या विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को भी ऐसी जांच में असेसरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। तो सेक्शन 9A का सबसेक्शन 1 कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ऐसा ओपिनियन है, सेक्शन 8 के अंतर्गत जो एक्सीडेंट्स दिए हैं उनके लिए अगर कोई इंक्वायरी की गई है तो वो और ज़्यादा फॉर्मल कैरेक्टर की होनी चाहिए थी, चाहे उसको सेक्शन 9 के अंतर्गत इंक्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त हुई हो या ना प्राप्त हुई हो, तो वो अपॉइंट कर सकेगी। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स को, ठीक है, या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को जो ऐसी इंक्वायरी करे, और अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को जो कि लीगल नॉलेज रखते हैं या स्पेशल नॉलेज रखते हैं एज एन एसेसर्स उस इंक्वायरी में, ठीक है। सबसेक्शन 2 देखिए, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन, इट मे ऑल्सो डायरेक्ट दैट एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 9 पेंडिंग एट द टाइम शैल बी डिसकंटिन्यूड। जहां केंद्र सरकार इस धारा की अधीन जांच आदिष्ट करती है, वहां यह भी निर्दिष्ट कर सकेगी कि धारा 9 के अधीन उस समय लंबित कोई जांच बंद कर दी जाए। और सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर देती है कि इस सेक्शन के अंतर्गत इंक्वायरी की जानी चाहिए, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी निर्देश दे सकती है कि जो सेक्शन 9 के अंतर्गत इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लंबित पड़ी हुई हैं, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, यानी उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सेक्शन 9A में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि जो जांच की गई है सेक्शन 8 के अंतर्गत हुए एक्सीडेंट के मामले में, जो जांच की गई है वो और ज़्यादा फॉर्मल कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटी देगी, सेक्शन 9A के अंतर्गत जांच को, और उस टाइम पे सेक्शन 9 के अंतर्गत जो और जांचें लंबित पड़ी हैं उसको डिसकंटिन्यू करने का भी निर्देश दे सकेगी, ठीक है। सबसेक्शन 3 देखिए, द पर्सन अपॉइंटेड टू होल्ड एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द CPC for the purpose of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects, and every person required by such person as aforesaid to furnish any information shall be deemed to be legally bound so to do within the meaning of section 176 of IPC। सबसेक्शन 3 कह रहा है, इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों तथा भौतिक पदार्थों की पेशी विवश करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त होंगी, और कोई जानकारी देने के लिए यथापूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अर्थ में वैसा करने के लिए विधि पूर्णतया आबद्ध समझा जाएगा। और यहाँ पर सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं इंक्वायरी करने के लिए इस सेक्शन के अंतर्गत, कौन से पर्सन, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, और एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति जो कि स्पेशल नॉलेज या लीगल नॉलेज होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास इस सेक्शन के अंतर्गत सभी सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी, सभी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होंगी अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। लेकिन किस पर्पस के लिए शक्तियाँ दी जा रही हैं यहाँ पर? पहला पर्पस तो हो गया ऑफ इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ठीक है, विटनेसेस की अटेंडेंस इन्फोर्स कराने के लिए, साक्षियों को हाजिर कराने के लिए, और कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, विवश करने के लिए सभी शक्तियाँ ऐसे व्यक्तियों को होंगी सिविल कोर्ट की। और प्रत्येक व्यक्ति जो कि रिक्वायर किया जा रहा है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो एफोरसाइड यानी कि ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति दिए गए हैं जिनको अपॉइंट किया गया है उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को रिक्वायर किया जा रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो बाउंड होगा ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए जैसा कि कोई व्यक्ति IPC के सेक्शन 176 के अंतर्गत बाउंड होता है।
सेक्शन 176 आईपीसी किससे डील करता है? ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। ठीक है, तो सब सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा कि जो पर्सन अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है, इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए, तो उनके पास वो सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रोसीजर में सिविल कोर्ट के पास हैं। ठीक है, किन पर्पस के लिए वो शक्तियां होंगी? विटनेस की अटेंडेंस इंश्योर कराने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति जो आईपीसी के सेक्शन 176 के अंतर्गत बाउंड है किसी इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए, तो उन सभी व्यक्तियों पे जो ऐसे पर्सन्स के द्वारा जो अपॉइंट किए गए हैं रिक्वायर कर रहा है किन्हीं व्यक्तियों को कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो वो व्यक्ति जो होंगे वो सेक्शन 176 के अंतर्गत बाउंड होंगे वो इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। सब सेक्शन 4 देखिए, एनी पर्सन होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन मे एक्सरसाइज सच ऑफ द पावर्स conferred on any officer by rules under section 7 as he may think it necessary or expedient to exercise for the purpose of the inquiry। इस धारा के अधीन जांच करने वाला कोई व्यक्ति धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग करना वह जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समाचीन समझे। सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसर्स को कुछ शक्तियां प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, इंक्वायरी से रिलेटेड, कि वो कहीं किसी प्लेस पर जाके, किसी वेसल पे जाके, ठीक है, किसी एयरक्राफ्ट पे या किसी कैरेज पर जाकर इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं उस जगह का। ठीक है, तो सब सेक्शन 4 ये कह रहा है कि इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इंक्वायरी होल्ड कर रहा है, ठीक है, और अगर वो सेक्शन के अंतर्गत दी गई पावर्स का यूज़ करना चाहता है और अगर वो ज़रूरी समझे ऐसे पावर्स का यूज़ करना, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत भी इंक्वायरी के पर्पज़ के लिए किसी जगह पर जाकर सर्च कर सकता है, तलाशी ले सकता है, ठीक है, एंटर कर सकता है यानी प्रवेश कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है यानी कि निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। सब सेक्शन 5 देखिए, द पर्सन होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिंग द कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट एंड इट्स सर्कमस्टेंसेज एंड एडिंग एनी ऑब्जर्वेशन which he or any of the assessors may think fit to make, and the central government shall cause every report so made to be published at such time and in such manner as it may think fit। इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटनाओं के कारणों और उनकी परिस्थितियों का कथन करते हुए एक रिपोर्ट किसको देगा? केंद्रीय सरकार को देगा, और उसके साथ कोई ऐसे संप्रेषण होंगे जो वह या असेसरों में से कोई करना ठीक समझे, और केंद्र सरकार इस प्रकार की गई प्रत्येक रिपोर्ट को ऐसे समय पर और ऐसी रीति में प्रकाशित कराएगी जैसा कि वह ठीक समझे। सब सेक्शन 5 कह रहा है कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो पर्सन इंक्वायरी होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन एक रिपोर्ट किसको भेजेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। ठीक है, और वो इस रिपोर्ट में क्या मेंशन करेगा? एक्सीडेंट के कॉजेज, ठीक है, किन रीजंस की वजह से एक्सीडेंट हुए, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, ठीक है, ये तो वो मेंशन करेगा, और ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन ऐड करेगा और ऐसे कोई संप्रेषण ऐड करेगा या फिर उसने जो भी ऑब्जर्व किया है उस इंक्वायरी से रिलेटेड, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी वो, यदि वो व्यक्ति या कोई एसेसर जो नियुक्त किया गया है अगर ठीक समझे, तो वो उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो प्रत्येक रिपोर्ट को उस मैनर में और उस टाइम पे पब्लिश करेगी जैसा कि वो ठीक समझे। सब सेक्शन 6 देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर एट इंक्वायरीज अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो केंद्र सरकार इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सके। किसके रिगार्डिंग रूल बना सकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? इस सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, जो इंक्वायरी हो रही हैं उनके प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, तो सेक्शन 9 में हमने पढ़ा इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, सेक्शन 9A में पढ़ा इंक्वायरी इनटू मोर सीरियस एक्सीडेंट। अब हम सेक्शन 9B में पढ़ेंगे पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, अभी तक हमने इस एक्ट में कोई पनिशमेंट नहीं पढ़ी है। कतिपय अपराधों के लिए दंड। सब सेक्शन 1, whoever in contravention of rules made under section 5 or of the condition of a license granted under the said rules, जो कोई धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का या उक्त नियमों के अधीन अनुदत्त की गई अनुज्ञप्तियों के शर्तों के उल्लंघन में कोई काम करेगा, ठीक है,
इस एक्ट के सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी कि वो एक्सप्लोजिव्स के यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग रूल्स बना सकती थी, ठीक है। तो सेक्शन 9B का सब सेक्शन 1 कह रहा है कि सेक्शन 5 के अंतर्गत जो रूल बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनके उल्लंघन में, ठीक है, या फिर जो लाइसेंस में शर्तें दी गई हैं उनका अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा, क्लॉज ए मैन्युफैक्चर्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एनी एक्सप्लोजिव shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 5 के अंतर्गत बनाए गए रूल्स हैं उनका उल्लंघन करके किसी एक्सप्लोजिव का, किसी विस्फोटक का निर्माण करेगा, उनको इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, तो उसकी पनिशमेंट क्या दी गई है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 3 years और विथ फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 5,000 रुपीज़ और विथ बोथ, ठीक है। ये तो हो गई पहली पनिशमेंट। अब देखिए क्लॉज बी, पजेसेस, यूजेस, सेल्स और ट्रांसपोर्ट एनी एक्सप्लोजिव shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both। किसी विस्फोटक को कब्जे में रखेगा, उसका प्रयोग करेगा, विक्रय करेगा या परिवहन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 3,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। तो क्लॉज बी में क्या बात हो रही है कि जहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सप्लोजिव को कब्जे में रखेगा, उसका यूज़ करेगा, उसको बेचेगा या उसका ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक की हो सकेगी या फाइन जो कि 3,000 रुपीज़ तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और क्लॉज सी कह रहा है इन एनी अदर केस विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़। किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। और किसी अदर केस में या वो अगर कोई अदर ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, उन शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, उन रूल्स का उल्लंघन कर रहा है जो सेक्शन 5 में दिए गए हैं, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? फाइन जो कि एक्सटेंड होगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति एक्सप्लोजिव का मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है सेक्शन 5 के अंतर्गत बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अगेंस्ट में, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का हो सकेगा या फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 5 के अंतर्गत बनाए गए रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, जो लाइसेंस में कंडीशन इम्पोज की गई हैं उनका कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है और ऐसा उल्लंघन करते हुए वो किसी एक्सप्लोजिव को पजेस कर रहा है, कब्जे में रख रहा है, यूज़ कर रहा है या प्रयोग कर रहा है, सेल कर रहा है यानी बेच रहा है या ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक की हो सकेगी, फाइन जो कि 3,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और किसी अदर केस में फाइन इम्पोज किया जाएगा जो कि 1,000 रुपये तक का हो सकेगा, ठीक है। ये तीनों पनिशमेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 3 साल है मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए और 2 साल है पजेस, यूज, सेल और ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 2 देखिए, हुएवर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 6 मैन्युफैक्चर, पजेस और इंपोर्ट्स एनी एक्सप्लोजिव shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both, and in the case of importation by water the owner and the master of the vessel, or in the case of importation by air the owner and the master of the aircraft in which the explosive is imported shall in the absence of reasonable excuse each be punishable with fine which may extend to 5,000 rupees। जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में से किसी विस्फोटक का विनिर्माण करेगा, उसका कब्जा रखेगा या उसका आयात करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और जलमार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में जलयान के स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक या वायुमार्ग द्वारा आयात किए जाने की दशा में उस वायुयान के जिसमें विस्फोटक आयात किया जाता है स्वामी और मास्टर में से प्रत्येक युक्ति युक्त प्रति हेतु के अभाव में ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अब देखिए यहाँ पर
ऑफेंस करने की कंडीशंस भी हैं और 2 पनिशमेंट भी हैं। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा जो डेंजरस एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है, उनके नाम स्पेसिफाई कर सकती है, उनको प्रोहिबिट कर सकती है, उनका मैन्युफैक्चर करने से, उनको सेल करने से, ठीक है, उनका इम्पोर्टेशन या एक्सपोर्टेशन करने से, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 6 के अंतर्गत जो जारी हुई नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सप्लोजिव को, किसी विस्फोटक को इम्पोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है या पजेस करता है, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट हमें यहाँ पे क्या दी गई है, इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 3 साल तक का हो सकेगा, या फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। सेम पनिशमेंट है जो आपकी क्लॉज ए में दी गई है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा केस दिया है कि अगर कोई एक्सप्लोजिव जल के द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस केस में उस जलयान का ओनर और मास्टर, ठीक है, और अगर जो एक्सप्लोजिव है वो एयर के द्वारा, वायु के द्वारा आयात किया जा रहा है तो उस केस में उस एयरक्राफ्ट का, वायुयान का ओनर और मास्टर जिसमें एक्सप्लोजिव इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, बिना रीजनेबल एक्सक्यूज़ के, ठीक है, अगर उनके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, उसकी एब्सेंस में वो व्यक्ति जो होगा, यानी जो ओनर और मास्टर होगा एयरक्राफ्ट का और ओनर और मास्टर होगा वेसल का, यानी जलयान का, तो वो पनिश किया जाएगा फाइन से जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। क्लियर है। अब आ जाइए सबसेक्शन 3 पे। Whoever manufacture, sell, transport, import, export or possess any explosive in contravention of the provision of clause A of section 6A, जो कोई धारा 6 का के खंड का के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात या उसका कब्जा रखेगा। सेक्शन 6A किससे डील कर रहा था कि प्रोहिबिशन है उन व्यक्तियों पर, कुछ व्यक्तियों पर, कुछ यंग पर्सन पर या सर्टेन अदर पर्सन पे जिनको प्रोहिबिट किया गया है किसी एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से, ठीक है। और क्लॉज ए में कुछ कंडीशन दी थी कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो 18 साल से कम का है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के लिए ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा चुका है, ठीक है, या CRPC के चैप्टर 8 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है कि आपको सोसाइटी में गुड बिहेवियर रखना है, ठीक है, पीस रखनी है, उसके उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति एक्सप्लोजिव को बनाता है, बेचता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या उसको कब्जे में रखता है, क्लॉज बी कह रहा है whoever sells, deliver or dispatches any explosive in contravention of the provision of clause B of that section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। उस धारा के खंड का के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विक्रय, परिधान या प्रेषण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने दोनों से दंडनीय होगा। और सेक्शन 6A के क्लॉज बी में हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति जिसको ये जानकारी है कि नोटिफिकेशन में कुछ एक्सप्लोजिव को बेचने से, डिलीवर करने से या डिस्पैच करने से मना किया गया है और वो जानते हुए भी ऐसे प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है यहाँ पे, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। तो ये तो हो गई इन दोनों की पनिशमेंट। अब क्लॉज सी देखेंगे। In contravention of the provision of section 8 fails to give notice of any accident shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees or if the accident is attended by loss of human life with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine or with both। धारा 8 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहेगा, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है तो कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। और क्लॉज सी क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 8 के अंतर्गत एक्सीडेंट का नोटिस देने में, ठीक है, एक्सीडेंट की सूचना किसको देनी थी सेक्शन 8 में, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को, ठीक है, अगर उनको देने में वो पर्सन जो है फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, फाइन जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा। और अगर उस एक्सीडेंट में किसी ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, ठीक है, मानव जीवन की हानि हुई है, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 मंथ्स तक की हो सकेगी और फाइन
या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को सेक्शन 9B भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए सेक्शन 9C पे, डील कर रहा है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनियों द्वारा अपराध। सब सेक्शन 1, वेन एवर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट has been committed by a company, every person who at the time of the offence was committed was in charge of or was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceed against and punished accordingly। जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। सबसेक्शन 1 कह रहा है इस एक्ट के अंतर्गत जब कभी भी कोई ऑफेंस किसी कंपनी के द्वारा कमिट किया गया होगा तो प्रत्येक व्यक्ति जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा था उस टाइम पर कंपनी का इंचार्ज था या कंपनी के बिजनेस के कंडक्ट के लिए वो उस समय रिस्पॉन्सिबल था, एज वेल एज कंपनी, यहाँ तक कि कंपनी भी गिल्टी मानी जाएगी उस ऑफेंस की और लायबल होगी अपने विरुद्ध, अपने अगेंस्ट यानी उस कंपनी के अगेंस्ट कार्यवाही करने के लिए और उसी के अकॉर्डिंग पनिश की जाएगी। ठीक है, प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन shall render any such person liable to any punishment under this act if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। ठीक है, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। ठीक है, तो प्रोविजो यहाँ पे क्या है, इस सब सेक्शन के अंतर्गत कोई भी बात, ठीक है, ऐसे पर्सन को लायबल नहीं बनाएगी अगर वो व्यक्ति प्रूफ कर देता है कि जो अपराध हुआ है वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ है या फिर उसने सारे प्रिवेंशन किए थे, ठीक है, सारे प्रयास किए थे उस अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। Notwithstanding anything contained in subsection 1, where an offence under this act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceed against and punished accordingly। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए जहां कोई ऑफेंस किसी कंपनी के द्वारा कमिट किया गया है और ये प्रूव हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि जो ऑफेंस है वो उस कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर की निगलेक्ट या फिर उसके कंसेंट या कनाइवेंस पे हुआ है तो उस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर गिल्टी होंगे उस ऑफेंस के और लायबल होंगे कि उस कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीड की जाए और उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी को पनिश किया जाने के लिए भागी होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कंपनी और डायरेक्टर की। ठीक है, स्पष्टीकरण देखेंगे हम कंपनी और निदेशक के बारे में। For the purpose of this section, company means anybody corporate and includes a firm or other association of individual and director in relation to a firm means a partner in the firm। ठीक है, कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है तथा फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। ठीक है, तो कंपनी क्या है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इंक्लूड करती है फर्म या अदर एसोसिएशन। ठीक है, और डायरेक्टर फर्म के रिलेशन में डायरेक्टर का मतलब है फर्म का पार्टनर। क्लियर है? चलिए आ जाइए सेक्शन 10 पे, डील कर रहा है 4 फीचर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, विस्फोटकों का संपारण।
When a person is convicted of an offence punishable under this act or the rule made under this act, the court before which he is convicted may direct that the explosive or ingredient of the explosive or the substance, if any, in respect of which the offence has been committed, or any part of that explosive ingredient or substance shall with receptacle कंटेनिंग द सेम बी फोरफिटेड। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध से दोष सिद्ध किया जाता है, तब वह न्यायालय जिसके समक्ष वह दोष सिद्ध होता है निर्देश दे सकेगा कि वह विस्फोटक या विस्फोटक के संगठक या वह पदार्थ यदि कोई हो जिसके संबंध में अपराध किया गया है, या उस विस्फोटक संगठक या पदार्थ का कोई भाग उन्हें अंतर्विष्ट करने वाले पतों के सहित संप्रहत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर फीचर की बात की गई है एक्सप्लोजिव के, जहाँ कोई व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स के अंतर्गत किसी ऑफेंस के लिए कन्वर्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, तो जिस कोर्ट के समक्ष वो दोष सिद्ध किया गया है, तो वो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है, निर्देश दे सकती है कि ऐसे एक्सप्लोजिव या उस एक्सप्लोजिव के किसी इंग्रेडिएंट या एक्सप्लोजिव का जो सब्सटेंस है जिसके संबंध में वो अपराध हुआ है, ठीक है, या उस एक्सप्लोजिव का कोई पार्ट या इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस, ठीक है, उनको कंटेन करने वाले, उनको अंतर्विष्ट करने वाले पतों के साथ फोरफिट कर दिए जाएं, संप्रहत कर दिए जाएं। आई होप आप लोगों को सेक्शन 10 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।